हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज के सेशन में गाइस हम लोग बात करेंगे AS4, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, दैट इज़ कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि इस स्टैंडर्ड का लॉजिक क्या है। गाइस देखिए, आपको पता है कि हमारा फिनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि फिनेंशियल ईयर 18-19 है तो 31 मार्च को ईयर एंड होता है और 31 मार्च के दिन की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये तुरंत फाइनलाइज तो नहीं होते ना, ईयर एंड पे फाइनलाइज नहीं होते। इसको फाइनलाइज करने के लिए जो है AGM तक, दैट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग जो कंपनी की होती है तब तक का टाइम होता है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल देते हैं, ठीक है। तो अब गाइज वो जो टाइम पीरियड है जो आपकी बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च से लेकर आगे के 6 मंथ्स मतलब 30 सितंबर जो कि लास्ट डेट होती है AGM के लिए, उस टाइम पीरियड में गाइज कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हो जिनका इफ़ेक्ट अगर हम अपनी 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में ना दें तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे, ठीक है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना ज़रूरी है। तो इसी कंसेप्ट को बेस बनाकर गाइस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हमें दिया गया है। लेट अस फाइंड आउट कि इसमें से हमें क्या सीखने मिलता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है, मैंने देख लिया था। यहाँ से मैं थोड़ा सा रीड करना चाहूँगा आपके लिए। द प्रेजेंट स्टैंडर्ड AS4 डील्स विद द ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर। तो गाइस AS4 हमें ये बताएगा कि ऐसे जो इवेंट्स होंगे जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं, आप उनकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे और अगर उन्हें डिस्क्लोज करना ज़रूरी हुआ तो आप उन्हें डिस्क्लोज कैसे करेंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। So events occurring after balance sheet date are those significant events. Guys ये significant events अगर हो तभी उनकी बात की जाएगी, मतलब significant मतलब important, ठीक है, जो कि फेवरेबल हो सकते हैं या अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंटिटी का, कंपनी का कुछ नुकसान हो गया हो या कंपनी को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया हो, ठीक है, जो कि पिछले साल से जो ईयर एंड हुआ है उससे रिलेटेड हो। तो सारी चीज़ें आगे बात करते हैं। दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, ठीक है। गाइस ये अप्रूवल कहाँ होता है, मैंने आपसे बताया अभी, AGM में, आर अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी ऑफ एनी एंटिटी, ठीक है गाइस। और अगर कोई और एंटिटी है तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी रहेगी तब तक का टाइम जो है वो सारे टाइम के इवेंट्स यहाँ पे इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में आ जाएंगे, ठीक है गाइस। यस, अब सबसे पहले गाइस इसमें जो नेम में ही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम में ही कंटीजेंसीज ये वर्ड दिया गया है, तो इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो कंटीजेंसी इज अ कंडीशन और अ सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा क्या कह सकते हैं उसे, एक ऐसी सिचुएशन है गाइस, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसका आउटकम, जिसका अल्टीमेट आउटकम, ठीक है, चाहे वो गेन हो या लॉस हो, वो विल बी डिटरमाइंड ओनली ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। कुछ नहीं समझा होगा आपको डेफिनेटली, तो मैं बताता हूँ आपको। गाइस देखिए सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के ऊपर कोई एनवायरमेंटल लॉ तोड़ने का केस चल रहा है, ठीक है। मतलब ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसके साथ से भी समझाता हूँ। अब वो केस आप जीतोगे या हारोगे अभी पता नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया अनसर्टन इवेंट, ये अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। और गाइस देखो उसका आउटकम, ठीक है, जिसका आउटकम, अल्टीमेट आउटकम, तो वो जो केस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कंपनी केस हार गई तो कंपनी को 5 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और अगर कंपनी केस जीत गई तो 5 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। ओके, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए गेन और लॉस, तो वो मैंने आपको जो पेनल्टी बोल रहा हूँ वो, लेकिन वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी ये अभी पता नहीं है। वो ऐसी कंडीशन है, वो ऐसी सिचुएशन है
जिसका आउटकम, मतलब वो जो केस शुरू है ना, वो केस को हम कंटिजेंसी बोलेंगे, वो केस को हम के कंडीशन या एक सिचुएशन बोल सकते हैं जिसके आउटकम की वजह से हमें कुछ गेन या लॉस होगा, लेकिन वो आउटकम अभी अनसर्टन है, क्योंकि फ्यूचर में जो इवेंट्स होंगे, मतलब वो केस कोर्ट में चलेगा और उसके बाद उसका क्या आउटकम आता है, क्या रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमें कितना लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे जो कंडीशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसीज। ओके गाइस, यस। अब नेक्स्ट, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दोज सिग्निफिकेंट इवेंट्स। ठीक है, मैं आपको बोल दिया सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पहले ही बताया, वो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, दैट ऑकर बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। ओके, यस, समझ गए। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुका हूँ। अब गाइस इसमें 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स है, द 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, पहला, those which provide further evidence of conditions that existed at the balance sheet date। अब गाइस देखिए, conditions that existed at the balance sheet date। अब गाइस एक इसमें इस टाइप की कंडीशन दी गई है, ठीक है, जो कि ऐसा इवेंट है जिससे रिलेटेड कुछ कंडीशन उस दिन, मतलब जिस दिन हमारी बैलेंस शीट, जो हमारी बैलेंस शीट का डेट है, मतलब 31 मार्च, उस दिन कोई तो ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी इस इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, दोज विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। एग्जाम्पल के लिए आपका कोई ट्रेड रिसीवेबल था, ठीक है, आपका कोई डेटर था जो कि इंसॉल्वेंट हो गया था। ठीक है, तो अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उससे आपके पैसे मिलना अब थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, एंड द एस्टेट अनेबल टू पे फुल अमाउंट अगेंस्ट होम द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज क्रिएटेड। तो अब देखिए क्या हुआ, 31 मार्च मतलब जो बैलेंस शीट डेट है उससे पहले ही वो डेटर इंसॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है, मतलब एक कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हमें पता चलता है कि वो अब उसके जो असेट्स है जितने भी बचे हुए हैं उससे हमारा पैसा कुछ रिकवर होने वाला है नहीं, तो इसलिए वो जो भी पैसा हमारा अब वेस्ट हो गया, लॉस हो गया, उसके लिए हम प्रोविज़न बना लेंगे। ठीक है, तो एक तो हुआ ये। दूसरा, those which are indicative of conditions that arose subsequent to the balance sheet date। अब दूसरे इवेंट्स ऐसे हैं जो बैलेंस शीट डेट को नहीं थे लेकिन वो बाद में हुए हैं। ठीक है गाइस, यस। ना अब देखिए, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लॉ हम लोग देख लेते हैं कि हमें स्टैंडर्ड क्या करने के लिए बोल रहा है। सो एडजस्टमेंट टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन मटेरियली अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट रिलेटिंग टू कंडीशंस एग्जिस्टिंग। ठीक है गाइस, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो ऐसे इवेंट्स है जिनकी कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, वो इवेंट जो है उसका इफेक्ट आपको अपने बैलेंस शीट में देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एडजस्टमेंट मे बी मेड फॉर अ लॉस ऑन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट विच इज कन्फर्म्ड बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर विच ऑकर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल की बात की थी, डेटर की बात की थी, अभी बैलेंस शीट डेट के बाद पता चल गया कि उसके स्टेट से पैसा मिलने से रहा, तो हम ऑलरेडी वो जो डेटर के नाम से जो अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में दिख रहा था वो दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें पता ही है कि उसका पैसा आने ही नहीं वाला है, तो उसको डेटर बता के फ़ायदा क्या। ठीक है, तो इसलिए उसको ऐसा बैड डेट करके शो कर देंगे। मतलब हमने क्या किया, हमने उस इवेंट का इफ़ेक्ट दे दिया जो इवेंट बैलेंस शीट के बाद हुआ था, लेकिन उसका इफ़ेक्ट देना ज़रूरी था, तो हमने उसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में दे दिया। ठीक है, नाउ एडजस्टमेंट टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इफ सच इवेंट डू नॉट रिलेट टू कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। फिर बोल रहे हैं कि दूसरा टाइप ऑफ इवेंट जो है जिसकी कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उसका इफेक्ट आपको नहीं देना है। ठीक है, नॉट अप्रोप्रिएट।
So events occurring after balance sheet date which do not affect the figures stated in financial statement would not normally require disclosure. वही बोल रहे हैं कि उसका disclosure भी ज़रूरी नहीं है. Although they may be of such significance that they may require disclosure in the report of approving authority. हाँ, लेकिन अगर वो event अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो फिर वो माइट भी आपके बोर्ड की रिपोर्ट में या एनुअल रिपोर्ट में हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना उसे ज़रूरी नहीं है. ठीक है. नाउ these are the events which although take place after the balance sheet date are sometimes reflected in the financial statement because of the statutory requirements. अब गाइस देखो, ये हो सकता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसा इवेंट जो एज पर हमारा AS4 हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से तो हमें उसे डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं था, ठीक है, लेकिन अब जैसे कंपनी की बात चल रही है तो कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है. तो अगर कंपनीज एक्ट बोलेगा कि नहीं आपको वो इवेंट्स डिस्क्लोज करने ही होंगे तो फिर करने पड़ जाएंगे. तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अगर होगी तो डिस्क्लोजर हो सकता है. सच आइटम्स इंक्लूड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज्ड. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया डिविडेंड प्रपोज्ड और डिक्लेयर्ड बाय द एंटरप्राइज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. ओके, यस. Now, assets and liabilities should be adjusted for events occurring after balance sheet date that indicate the fundamental accounting assumption of going concern is not appropriate. उसके अलावा गाइस एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट इन्होंने बताया कि जब बात गोइंग कंसर्न की आएगी, हमने AS1 में समझा था गाइस ये इसका कंसेप्ट पूरा डिटेल में. तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे AS1 के वीडियो में इसे समझ सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि अगर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जो है वो इवेंट हो, ठीक है, जो कि गोइंग कंसर्न पे डाउट रेस करता है, तो उस केस में आप ये मत देखो कि उसकी कोई कंडीशंस एग्जिस्टिंग थी या कंडीशंस एग्जिस्टिंग नहीं थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, आप उसे डिस्क्लोज कर ही दो. ठीक है गाइस, तो ये स्पेशल पॉइंट. ओके, यस. और यहाँ पे लास्ट में इस छोटे से स्टैंडर्ड में हमें डिस्क्लोजर्स में दिया गया है डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट रिक्वायर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो आप जो भी डिस्क्लोजर देंगे, एक तो आप नेचर ऑफ इवेंट बताएंगे, ठीक है, और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बताएंगे. ठीक है. अब गाइस फाइनेंशियल इफेक्ट मतलब इन रुपीज़ कितना लॉस या कितना गेन हो सकता है वो आपको बताना हो जाएगा. ओके, तो ये हुआ यहाँ पे आपका गाइस AS4 की बात जो है वो फिनिश होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग AS5 की बात करेंगे गाइस.